हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। यानी लाइब्रेरी साइंस की आपकी तैयारी करेंगे। और कल आपको वीडियो नहीं मिली, यानी कि कल आपको लाइब्रेरी साइंस की वीडियो नहीं मिली होगी। उसका कारण यही था कि आपकी फ़र्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी और जो आपकी सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है, यानी कि पुस्तकालय के ऐतिहासिक विकास और पुस्तकालय के जो समितियाँ हैं और आयोग हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से समझना पड़ेगा। क्योंकि इस टॉपिक को आपने अगर समझ लिया और इस टॉपिक से हर हालत में आपको क्वेश्चन को देखने के लिए मिलता है, यानी कि हर हालत में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और अगर ऐसे टॉपिक भी आपको थोड़ा सा ब्रीफली यानी छोटे टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया जाए या छोटे चीज़ों में समझा दिया जाए तो वो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी और कहीं ना कहीं एक तरह से सही भी नहीं मानी जाएंगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास और भारत में पुस्तकालयों पर गठित समिति और आयोग। तो ये आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है। सबसे पहले लेके चलते हैं अपना जो टॉपिक है हमारा, भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास। सबसे पहली बात आती है ये वाली। अब भाई आप ये मान के चलो कि भारत में ऐतिहासिक विकास की बात करें और हमारे भारत में ऐतिहासिक विकास कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का बहुत ही बड़ा विकास रहा है। यानी कि प्राचीन काल से ही और मध्यकाल से ही भारत में शिक्षा का क्या कहा गया है? शिक्षा को भारत को शिक्षा का गढ़ कहा गया है। और जब शिक्षा को गढ़ कहा गया, जैसे कि आपने नाम सुना होगा तक्षशिला का, पाटलिपुत्र का, नालंदा का, वल्लभी का, इन सब संस्थानों का जब नाम सुनते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए इन सब संस्थानों में कहीं ना कहीं पुस्तकालय भी थे। तो ये जो युग है, यानी कि जो पुस्तकालय का जो हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, यानी प्राचीन काल में जब प्राचीन और मध्यकाल में भारत में शिक्षा का मौखिक होने का जो कारण था, यानी मौखिक थी, आपको पता सबको मौखिक थी, तो उसमें पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता तो थी नहीं। जब पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं थी तो क्या उस टाइम पे जो लाइब्रेरी थी वो थी या नहीं थी? देखो, आपने आज भी जो जैसे मान के चलते हैं रामायण देखा होगा, ठीक है, महाभारत देखा होगा और श्री कृष्णा देखा होगा, यानी इस तरह के जो क्या है सीरियल देखे होंगे, कहीं ना कहीं एक आधा एपिसोड तो देखा ही देखा होगा हर स्टूडेंट ने। तो आप ये बताइए उस टाइम पे शिक्षा कैसी थी? यानी उस टाइम पे शिक्षा कैसी थी? यानी कि एक तरह से मौखिक शिक्षा थी। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? प्राचीन काल की, यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत की।
तो क्या था, यानी कि भारत में जब आप ये प्राचीन काल में और मध्यकाल में क्या देख रहे हो कि शिक्षा क्या है, शिक्षा कैसी मिल रही है, शिक्षा मिल रही है मौखिक, यानी कि मौखिक शिक्षा मिल रही है। अब आप ये बताओ, मौखिक शिक्षा मिल रही है, ठीक है जी, गुरुजी यानी कि आपने 6th क्लास की NCERT में एक चीज़ का वर्णन सुना होगा जिसका हम कहते हैं ताड़पत्र, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट का, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट का नाम सुना होगा। अब मैन्युस्क्रिप्ट आज भी बहुत सारी जगह, यानी कि बहुत सारे ऋषि मुनि और जो बहुत सारे जो आश्रम हैं या बहुत सारे प्राचीन जो हमारे जो भी गुरु जिसे कहते हैं हम, गुरु सिस्टम जो चल रहा है अभी भी बहुत सारे उसमें, तो वहाँ पर भी वो जो क्या है, ताड़पत्रों के जो चीज़ें हैं वो रखे हुए हैं, बहुत सारी लाइब्रेरियों में वो संग्रह करके रखे हुए हैं। तो आप ये बताओ, जब प्राचीन काल में शिक्षा तो मौखिक थी, यानी शिक्षा क्या थी, मौखिक थी, पर गुरुजनों ने क्या लिखा, ताड़पत्रों पर और जो इस तरह के जो पत्र थे, मैन्युस्क्रिप्ट, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी, यानी गुरुजनों ने क्या लिखा, अपने जो क्या करा, चीज़ों को लिख के रख लिया। उससे पहले क्या था, गुरुजनों, यानी कि जब ये बात आती है, यानी कि ये बात कहाँ पर लेके चलते हैं, मध्य भारत में, मध्यकाल में। प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में था कि गुरु जो बोलता था, जैसे आप मान लो आप एक गुरु हो, ठीक है, आपके 10 शिष्य हैं, ठीक है, आपके क्या हैं, 10 शिष्य हैं। अब 10 शिष्य हैं तो आपने क्या, आपके गुरु ने आपको ट्रांसफ़र करी विद्या, अब आप क्या कर रहे हो, इनको कंठस्थ करा रहे हो, यानी जैसे मान के चलिए कोई भी ये चीज़ है, भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास, आपने इन्हें रोज़ क्या नाम यही चीज़ क्या कराई, रटाई, एक तरह से बोलने की प्रैक्टिस करवाई, तो क्या होगा, तो वो रट जाएगी। अब ये जो 10 हैं, ये क्या बनेंगे, जब गुरु बनेंगे, यानी कि ये जब बड़े होंगे, इन शिक्षा प्राप्त करेंगे, दीक्षा प्राप्त करेंगे, तो ये क्या होगा, इनमें से एक का इनके भी शिष्य बनेंगे। तो ये क्या है, विद्या को ट्रांसफ़र करने की बात हो रही थी। जैसे कि एक जेठालाल वाला एपिसोड आपने देखा होगा, तो जेठालाल वाले एपिसोड में जो अय्यर क्या होता है, अय्यर अपना नया कुर्ता पहन के आता है, तो नया कुर्ता पहन के आता है तो उस पर क्या होता है, वो टैग लगा रहता है, किसका, प्राइस टैग। तो वो कहता है कि ये कुर्ता 2000 पता नहीं कितने का है, मतलब वो ज़्यादा प्राइस कह देता है। तो जेठालाल कहता है नहीं जी 500 रुपये का, कह रहे नहीं ये कैसे, तो वो क्या करता है, उसका कॉलर पकड़ता है और 2-3 मंत्र से पढ़ता है और वो कहता है कि ये, फिर सबको ऐसे दिखाता है। तो क्या करता है, वो विद्या क्या है, वो ट्रांसफ़र वाली विद्या कर रहा है, तो यानी कि विद्या ट्रांसफ़र कर रहा है। अब ऐसे हम क्या करें, यानी कि मान लो मैंने आपको चीज़ पढ़ाई, ठीक है, आपके पास कुछ चीज़ नहीं है लिखने के लिए, तो यानी कि आपने सुना, अपने दिमाग में स्टोर करा, फिर दोबारा अगले दिन फिर सुना वही कहानी, फिर दिमाग में स्टोर करा, फिर दोबारा सुना, फिर दिमाग में स्टोर करा, यानी कि एक ही चीज़ को आपने 10 बार या सुना तो वो आपको क्या होगी, याद हो गई। अब याद हो गई, आपसे किसी ने वो चीज़ पूछी तो क्या हुआ, आपने वो चीज़ ट्रांसफ़र, यानी पुराने टाइम में, प्राचीन काल में जो ज्ञान था वो इस तरह था, ठीक है, प्राचीन काल के जो हम पुस्तकालय के बारे में पढ़ते हैं वो इस तरह था। फिर मध्यकाल में हमारे धीरे धीरे आते ये ताड़पत्र वाली कहानी शुरू हो गई, यानी ताड़पत्र स्टोर करके रखे गए, मंत्रों का उच्चारण जो था वो स्टोर करके रखा गया, किस पर, ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर, ये जो चीज़ें थी उस पर आ गई, ठीक है। आप आज भी यहाँ देखोगे, यानी कि देखोगे 5000 साल पुराने ताड़पत्र, 6000 साल पुराने ताड़पत्र, भोजपत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही संरक्षित तौर पर रखे गए हैं वो। और जब ऐसा होता था कि जब वो क्या होता था, जो भी यानी कि उनको संग्रह करने वाला होता था, जब उनकी क्या होती थी, लाइफ ख़त्म होने लगती थी, वो उन्हें दोबारा लिखकर, यानी नए ताड़पत्रों पर लिखकर, नए भोजपत्रों पर लिखकर पुराने वाले को डिस्ट्रॉय कर देता था। इस तरह भी होती थी ये, यानी कि पुराने टाइम पर किताबों का संरक्षण करने का ये तरीका था। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई आपको। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, किस पर, हम चलते हैं अपने
जब मठ मंदिर और बौद्ध जो थे या जैन ये सब आए तो क्या हुआ, यानी कि पुस्तकालयों का विकास होना शुरू हो गया था। क्या होना शुरू हो गया था? पुस्तकालयों का विकास होना शुरू हो गया था। और शिक्षा, यानी कि जब एक तरह से ये मान के चलिए आपकी 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी ये थी, यानी 4वीं शताब्दी से पहले से और 11वीं शताब्दी तक शिक्षा के केंद्रों में पुस्तकालय स्थापित हो गए थे। यानी कि आपके अगर नेक्स्ट पॉइंट लेके चलें तो आपके किसमें, यानी 4वीं शताब्दी, 4वीं से लेकर से 11वीं तक, 11वीं सदी तक, 11वीं सदी या शताब्दी लिख देते हैं, चलो शताब्दी लिख देते हैं, शताब्दी तक क्या हो गया, पुस्तकालय स्थापित हो गए थे। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के केंद्रों में पुस्तकालय स्थापित हो गए थे। ठीक है, तो क्या हो गए थे, पुस्तकालय स्थापित हो गए थे। और उसी वजह से क्या हुआ, फिर हमारे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, यानी कि आपके सबके तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पहले। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है बताओ? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो सबसे फेमस विश्वविद्यालय हैं, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, फिर आपका आता है नालंदा। और नालंदा की तो कहानी आपको पता ही है, किसने जलवाई थी नालंदा पुस्तकालय को? नालंदा वल्लभी विक्रमशिला जो पुस्तकालय थे, ये क्या है, ये आपके तक्षशिला कहाँ पर है आज के, बताओ आज के समय में तक्षशिला को किस एरिया में माना जाएगा? जो आपका पाकिस्तान है। और तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में, जो कि यानी कि आपके विश्वविद्यालय के रूप में। अब नालंदा की कहानी सुनो। नालंदा का पुस्तकालय का नाम क्या था? यानी कि नालंदा पुस्तकालय, ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये आपसे पूछी जाती है, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपसे पूछा जाएगा आज के क्या है, पाकिस्तान में। नालंदा का पूछा जाए, अब नालंदा लेके चले, नालंदा विश्व अरे स्पेलिंग 2 बार गलत हो चुकी, विश्वविद्यालय क्या है, यानी पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। क्या था? धर्मगंज था। और धर्मगंज क्या है, यानी और धर्मगंज को भी इसके 3 विशाल भागों में, यानी इसे क्या करा था, इसको 3 विशाल भागों में विभाजित किया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3 विभाजित, यानी कि 3 भाग कौन से? 3 भाग, ठीक है। विभाग कौन से? पहला है आपका रतन सागर, दूसरा क्या है आपका रतन दीघा, तीसरा क्या है आपका रतन रजक। तो ये आपके 3 क्या है, विभाग है। तो पहला क्या है आपको मैंने बता दिया, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे इसकी कहानी समझते हैं। आगे इसमें कहानी में क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया है, यानी कि आगे बताया गया रत्नोधि के 9 उपखंड थे। कितने खंड थे? उपखंड कितने थे? 9 थे।
और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मैं थोड़ा सा इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे ज़्यादा फेमस माना गया है और आपके लाइब्रेरी के तौर पर भी सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए माना गया है क्योंकि आपको पता ही है उसकी कहानी जो जली थी वो, यानी कि लाइब्रेरी को जलाया गया था। और लाइब्रेरी को जब जलाया गया था तो आपको ये पता होना चाहिए उसके बारे में कहानी या क्वेश्चन कई बार आ भी चुके हैं जब आप पेपर उठा के देखोगे थे, यानी कक्ष थे। और कन्नड़ भाषा के एक लेखक जिसे 24 दिसंबर 1958 का माना जाता है में एक चार्टक शाफा का उल्लेख है जिस में 200 विद्यार्थी स्टूडेंट बौद्ध अध्यापक बोर्ड टीचर 3 शास्त्री टीचर अध्यापक मतलब, और लास्ट में 6 सांस्कृतिक भंडारिक यानी कि पुस्तक लाइब्रेरियन, ठीक है, होने का विवरण है। तो ये क्या है, पूरा का पूरा विवरण दिया गया है। फिर ऐसी वल्लभी का आया है, वल्लभी की यानी वल्लभी के पुस्तकालय की स्थापना राजकुमार दीक्षा ने की थी, ये भी लिख लीजिए। कभी कभी इस तरह की छोटी छोटी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पूछ ली जाती है, यानी कि वल्लभी के पुस्तकालयों की स्थापना राजकुमारी दीक्षा ने की थी, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यानी कि हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे खिसक लेते हैं, यानी कि अपने लाइब्रेरी के दौर में थोड़ा कहाँ पर मध्यकाल और मुस्लिम काल तक आ जाते हैं, यानी कि मध्यकाल और मुस्लिम काल तक आ गए। अब मध्यकाल और मुस्लिम काल में क्या हुआ, यानी कि जो आपका ये सब समझा गया, अभी तक क्या पढ़ा गया कि ये तक्षशिला ये सब चीज़ें आपकी देखी गई, यानी कि क्या देखी गई, तक्षशिला यहाँ तक आ गया आपको। फिर आपका जो दौर आया, इसके बाद आपका दौर आता है मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम और मुग़ल शासकों का युग। जो मुस्लिम और मुग़ल शासकों में आपने कितने पढ़े हैं, देखो, बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद कौन है, अकबर, सलीम, ये इस तरह से आपने पढ़ते। औरंगजेब, ये आखिरी कौन सा था, आखिरी मुग़ल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर, यानी कि आपने ये सब चीज़ें पढ़ी है। पर आपने एक कहानी और सुनी होगी कि जो क्या है, बहुत सारे मुग़ल शासकों की यानी कि शिक्षा दीक्षा इतनी अच्छी नहीं थी, पर उन्होंने क्या करा, अपने यहाँ लाइब्रेरी जरूर इस्टेब्लिश कर रखी थी। लाइब्रेरी में क्या था, जैसे रामायण का अनुवाद कराया, क्या कराया, महाभारत का अनुवाद कराया, जो आपके क्या है
गीता, जिसे आप गीता गीता कहते हैं, उसका अनुवाद कराया। क्यों अनुवाद कराया? क्योंकि उनको उसमें से भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को निकाला, बहुत सारी चीज़ों को क्या करा, अपने यानी कि अपने भले के लिए उस चीज़ को यूज़ करा। यानी कि आप जो कहते हैं, यानी सब जो कहते हैं मुग़ल बादशाह या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनका जब आप डीपली चीज़ों को पढ़ोगे तो उनके हाँ कुछ हो या ना हो, लाइब्रेरी ज़रूर इस तरह की थी कि यानी कि लाइब्रेरी का स्थापना करवाई थी और लाइब्रेरी को सुरक्षित रखा गया था कि जिससे कि हमें क्या हो, स्रोतों का पता चले, हमें क्या हो, इतिहास का पता चले, हमें क्या हो, हम इतिहास को मैनिपुलेट कर सकें। मैनिपुलेट के लिए भी इन्होंने लाइब्रेरी को करा था। भाई आप या हो, चलो आज आप एक क्या मान के चलो एक इस जगह के राजा बन गए, ठीक है, और आपका एक आदमी कहता है कि जी ये हमारे पे क्या करता है, ये जुल्म करता है, ये करता है, तो आप क्या करोगे? और वो उसने क्या नाम जुल्म करता है, वो सब चीज़ें कहानी लिख दी, तो आप क्या अगली पीढ़ी तक के लिए छोड़ोगे उसे कि ये क्या नाम मेरा नाम खराब कर रहा है, या भाई राजा आप मरवा दोगे उसे? तो यही काम था, यानी कि जो भी व्यक्ति राजा के खिलाफ गलत चीज़ें लिखता था उसे वो मरवा देता था, अच्छी चीज़ लिखता था उसे वो ऐड करवा के किताब में संजो के रख लेते। तो ये सब चीज़ें क्या होती थी, ये आपके राजाओं में यानी कि मुग़ल शासकों में आती थी। यानी पुस्तकालय की स्थापना में संरक्षण के लिए मुसलमान शासकों का योगदान रहा है। ठीक है, क्या रहा है अब लिख लेते हैं। मुस्लिम और मुग़ल शासकों का योगदान। तो क्या है, यानी पुस्तकालयों की स्थापना और संरक्षण के लिए मुसलमान शासकों का योगदान है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने 1290 से ये जो करा, यानी उसने 6 वर्ष के लिए दिल्ली में एक शासकीय पुस्तकालय की स्थापना करी। सबसे पहले कहाँ किसका नाम आता है बताओ, किसका नाम आया? अलाउद्दीन खिलजी, जिसे हम खिलजी खिलजी कहते रहते हैं। उसने करा 1290 से 6 वर्ष यानी कि 1960 तक ने दिल्ली में एक शासकीय पुस्तकालय की स्थापना की। इसमें क्या था, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और उनका पुस्तकालय अध्यक्ष का नियुक्त किया गया। ठीक है, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह, सुल्तान सिकंदर लोदी, अन्य सुल्तानों ने अरबी तथा फारसियों के लिए विभिन्न स्रोतों की अनेक पुस्तकालय का क्या करा, संरक्षित करके पुस्तकालय को स्थापना की। फिर आगे चलते थोड़ा सा मुग़ल बादशाहों की, यानी मुग़ल बादशाहों में पुस्तकालय की स्थापना करने की योगदान उल्लेखित है, जिसमें क्या है, उन्होंने व्यक्त और क्या करा, सार्वजनिक 3 प्रकार के पुस्तकालयों को स्थापित किया। बाबर ने क्या करा, कंदामीर नामक विद्वान को अपनी शाही पुस्तकालय में नियुक्त करा, यानी कि लाइब्रेरी नियुक्त करा। बाबर के पुत्र कौन था, बाबर की पुत्री गुलबनन बेगम का एक अपना निजी पुस्तकालय था, यानी कि उसका क्या था, उसकी लाइब्रेरी खुद अलग थी। फिर हुमायूं ने अपने निजी पुस्तकालय को आगरा में स्थापित करा। अकबर ने अपने संस्कृत क्या करा, ग्रंथालयों का फारसी में अनुवाद करवाया। अकबर ने यानी अकबर के जो लाइब्रेरियन थे यानी पुस्तकालय के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या करा, यानी उसका नाम क्या था, मुल्ला पीर मोहम्मद। तो ठीक है, ये आपको लिखवा भी देता थोड़े बहुत, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले कहाँ के चलते हैं हम कि ये किसने, इन्होंने 3 पुस्तकालय की बात करी, व्यक्तिगत, कोमाशाही और सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक में 3 आए थे। सबसे पहले आते हैं बाबर की बात आती है, यानी बाबर ने, यहाँ से लेके चलते हैं बाबर से। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका लेके चलते हैं बाबर से ही, यानी कि बाबर
ने कंदामीर नामक विद्वान को अपना शाही पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बाबर की जो पुत्री थी, यानी कि सेकंड पॉइंट आता है आपका बाबर की पुत्री पर की पुत्री गुलबनन बेगम। यानी कि जो आप सोच रहे थे, यानी कि मैंने इसलिए ही नहीं कराया क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको कहीं ना कहीं समझनी पड़ेंगी और कहीं ना कहीं एक तरह से आपको पता भी होना चाहिए एज ए लाइब्रेरियन कि हमारा इतिहास एक तरह से लाइब्रेरी का कितना पुराना है। अपना निजी पुस्तकालय था। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई। हुमायूं ने अपने निजी पुस्तकालय आगरा में स्थापित किया, यानी कि हुमायूं ने अपना निजी पुस्तकालय आगरा में स्थापित किया। ठीक है, फिर आगे क्या आया? स्थापित करने के बाद फिर आते हैं यानी कि अकबर की बात आती है। हुमायूं के बाद आ रही है अकबर की बात। अकबर ने अनेक सांस्कृतिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। किस में कराया? फारसी में। अकबर ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया। ठीक है, उसके बाद आता है अकबर की फिर कहानी। अकबर के पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन का नाम क्या था? लाइब्रेरियन का नाम मुल्ला पीर मोहम्मद था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। यानी कि फिर आगे मानसिंह वाली कहानी समझ में आती है कि मानसिंह ने भी क्या करा, राजा क्या करा, मानसिंह ने पुस्तकालय की स्थापना कराई। फिर टीपू सुल्तान ने क्या करा, मैसूर में स्वतंत्र पुस्तकालय की स्थापना कराई। ये सब चलते गए। फिर ब्रिटिश भारत आ गया। यानी ब्रिटिश भारत में आपको पता ही है, ब्रिटिश भारत में आपको जो कंपनियाँ आई थी, कंपनियाँ क्या करती थी भाई, कंपनियों के जो भी अध्यक्ष थे, जो भी यानी कि कहाँ से आए, अंग्रेज जो लोग थे, उन्हें किताबों पढ़ने का शौक़ था। और किताब पढ़ने का शौक़ था तो वो क्या करते थे, अपने साथ किताबों की एक लाइब्रेरी ज़रूर लेके चलते थे। और लाइब्रेरी से उनका क्या था, जैसे कि उसमें क्या रखते थे, जैसे मैपों की किताब रखते थे, सबसे पहले इतिहासों की किताब रखते थे, इतिहास के स्रोत रखते थे। और जो यहाँ से मेनली जो स्रोत थे, अंग्रेज जो सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि का कारण क्या है, यानी कि वो डेवलप क्यों है, जैसे कि हमारे यहाँ के जो स्रोत हैं, पूरे सेंसर जो डाटा होते हैं, उनको क्या करा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, यानी कि करवाया इंग्लिश से ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट करके एक बुक में संजो कर रख लिया। फिर जो भी आ रहा है जा रहा है, वो क्या कर रहा है, उस बुक को रेफरेंस के तौर पर यूज़ करता जा रहा है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे की दौर पे, यानी कि अब आते हैं हम भारत में पुस्तकालय पर गठित समिति और आयोग की बात आती है। यानी कि भारत में पुस्तकालयों
पर गठित समिति या एवं आयोग। ठीक है, तो इसके बारे में सोचते हैं कि अब इसमें क्या आया। देखो, जब पुस्तकालय के सुधार तथा विकास के संबंध में जो चीज़ें आती हैं उसमें बहुत सारे समस्या, उतार चढ़ाव, ये सब चीज़ें आपने क्या देखी है, भारत में देखी है। क्योंकि भारत में जब देखो स्वतंत्रता के बाद की बात है, और जो ये हमारा देश क्या रहा है पहले के टाइम से, क्या रहा है, गुलाम रहा है। और गुलाम के बाद भी हमने क्या करा, बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को संभाला है। और बहुत सारी चीज़ों में जब संभाला है तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो लाइब्रेरी मूवमेंट है वो भी इसी तरह से चले हैं। जैसे कि आपने हमारा सबसे पहला एक जो लाइब्रेरी मूवमेंट यानी कि पुस्तकालय जो गठित का जो मूवमेंट है वो कौन सा माना जाता है, कौन सा, 1910, यानी कि बड़ोदरा लाइब्रेरी वाला। अब बड़ोदरा लाइब्रेरी से क्या, आपने सबकी कहानी सुन ली होगी कि बड़ोदरा लाइब्रेरी में क्या हुआ था, 3 यानी कि जो महाराजा शिवाजीराव गायकवाड़ तृतीय थे उन्होंने क्या करा था, पुस्तकालय की स्थापना के लिए अपनी जगह दी। और वहाँ पर यानी कि बाहर से एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी को बुलाया, यहाँ पर इस्टेब्लिश करवाई लाइब्रेरी, और उसको तौर पर यानी कि लाइब्रेरी के तौर पर यूज़ करा गया। ठीक है, ये कहानी आपको पता, सबको पता होगी जितने भी लाइब्रेरी स्टूडेंट हैं। यानी पुस्तकालय गठन में विभिन्न समितियों और आयोग के जो कार्य जो थे उनमें सब में उतार चढ़ाव बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई। अब आते हैं यानी कि अब पार्ट्स में हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं हम आपकी सबकी सार्वजनिक पुस्तकालय। चलिए इस नेक्स्ट पेज से लेके चलते हैं। पेज हमारे पास थोड़े बहुत हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय, सबसे पहले क्या लेके चलते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय। अब सार्वजनिक पुस्तकालय में किसका नाम आता है भाई, हमारे जो लाइब्रेरी के फादर हैं यानी कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, तो वो कौन है, डॉक्टर रंगनाथन जी ने पुस्तकालय के विकास में क्या दिया, विकास योजना तैयार करी। उसमें विकास योजना में क्या थी, यानी 30 वर्षीय कार्यक्रम की बात कही गई। यानी लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान, ए 30 ईयर प्रोग्राम क्या करा गया। सबसे पहले आपका आता है डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विकास योजना क्या करेगी, 30 ईयर प्लानिंग या सीधे गए प्रोग्राम तैयार किया था। ठीक है, अब इसमें इस प्रोग्राम में क्या था, इस प्रोग्राम में जिसका पुस्तकालय के रूप में प्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1950 में किया। यानी डीयू ने कब करा, डीयू ने इसका प्रकाशन 1950 में किया। ठीक है, ये यहाँ तक की बात आ गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यानी कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे जब आप एक बार और वीडियो देख लोगे। यानी पुस्तकालय में के विकास में क्या है, यानी डॉक्टर रंगनाथन जी ने एक प्लान लाए, 30 ईयर प्लान, 30 ईयर प्रोग्राम। 30 ईयर प्रोग्राम को डीयू ने कब क्या करा, प्रकाशन किया 1950 में। 1950 में फिर उसके बाद क्या, ये जब चीज़ें पढ़ी यानी कि रंगनाथन जी ने क्या करा, पुस्तकालय के विकास में जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर यानी योजनाएं तैयार की। और योजनाओं को तैयार करने का क्या उद्देश्य था कि पुस्तकालय को एक सार्वजनिक रूप में पुस्तकालय के रूप में देखा जाए। और आपका ILA कब आता है, यानी कि ILA कब आता है, 1933 में। 1933 में, ये चीज़ें भी ध्यान रखना कि 1933 में। फिर आता है पुस्तकालय परामर्श समिति की बात आई, यानी पुस्तकालय परामर्श समिति प्रतिवेदन की बात आई, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारा का सारा सार्वजनिक पुस्तकालय में चल रहा है आपका। पुस्तकालय
कार्य परामर्शदायी समिति का प्रतिवेदन। ठीक है, अब इसमें क्या है, यानी रिपोर्ट ऑफ द, ये भी अंग्रेजी में भी लिख देते हैं क्योंकि स्टूडेंट अंग्रेजी में भी, यानी अंग्रेजी में भी हमें पढ़ना चाहिए। रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम शाह समिति के नाम से जानते हैं। यानी कि इसे क्या, किससे जानते हैं, इसे हम किसके नाम से जानते हैं, सॉरी शाह बोल रहा हूँ, सिन्हा समिति के नाम से जानते हैं। शाह समिति तो दूसरे वाली है, तो इसको क्या जानते हैं, सिन्हा समिति। लिख लीजिए, सिन्हा कमेटी के नाम से जानते हैं, कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये वाली कहानी समझ में आ गई। फिर आगे चलते सार्वजनिक पुस्तकालय का दौर बढ़ा। फिर यानी कि जो इस पुस्तकालय, यानी कि भारत सरकार द्वारा इसके क्या करेंगे, पुस्तकालय को अलग अलग डिवीज़न में बांटा गया। फिर पुस्तकालय के यानी कि विज्ञान की श्रेणी में, पुस्तकालय को ऐतिहासिक श्रेणी में, वर्तमान की स्थिति में, पुस्तकालय के सामाजिक शिक्षा के दौर पर, पुस्तकालय को वित्तीय और प्रशासनिक, इस तरह के दौर में चलते गए। फिर जो सिन्हा समिति थी, यानी कि यही वाली समिति, सिन्हा समिति का यानी कि क्या करा, सिन्हा समिति की मुख्य जो चीज़ें थी, मुख्य चीज़ों में क्या थे, उनके पंचायत की बात करी गई, उसने सहयोग सेवाओं की बात करी गई, और ये जो अंतर यानी पुस्तकालय और आदान प्रदान सेवाओं की बात करी गई, पुस्तकालय के कर्मचारियों के दायित्व की बात करी, कार्य कौशल की बात करी गई, अन्य सामाजिक और शैक्षणिक की बात करी। फिर आगे चल के थोड़ा सा और आगे चलते क्या करा गया, संपत्ति कर के लिए ऊपर 6 पैसे प्रति क्या करा गया, पुस्तकालय अधिकारी की इससे वसूल किए गए, यानी 6 पैसे की बात करें, ये क्या करें इस तरह। फिर आगे और चलेंगे, यानी कि हम जब डेवलपमेंट के कगार पे जब चलेंगे, फिर आते हैं क्षेत्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय की प्रणाली के बारे में आते हैं। देखो जो हमने अभी पढ़ा वो क्या है, वो 1950 वाली कहानी है, 1959 की वाली कहानी है, सिन्हा कमेटी वाली। ठीक है, और इससे पहले जब पढ़ा हमने डेवलप यानी लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान 30 ईयर, वो क्या है 1950 वाली कहानी। फिर उसके यानी कि आपको एक कहानी थी लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी मुंबई वाली, यानी कि लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी मुंबई। आज के टाइम पे क्या है, मुंबई या मुंबई, एम हो गया है यानी कि, और मुंबई किसको दहेज में मिला था। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब ये यहाँ पे कहानी आ गई। फिर धीरे चलते हमारी यानी कि ये वाली कहानी ख़त्म हुई। फिर आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, 1976 में क्या हुआ, एक तरह से पुस्तकालय अध्यक्ष की बात करी, पुस्तकालय की बात करी। फिर चलते जो हमारे के सारे 19 जो एसोसिएशन है, यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन जितने भी हैं, उनके सारे आपको वर्ष याद कर लेने हैं, वो सारे के सारे आपको समझ में आ जाएंगे। फिर आते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय में, यानी कि केस में आ जाते हैं एकेडमिक में आपके। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग में अक्टूबर के 52 में, यानी 52-53 में क्या करा है, डॉक्टर AL यानी कि AL, आपको ये भी लिख देता हूँ, आपकी एकेडमिक की बात आई, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, शैक्षिक पुस्तकालय, क्योंकि हम शैक्षिक पुस्तकालय के अंदर में ही। तो शैक्षिक पुस्तकालय में क्या गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग अक्टूबर 1952 से जून 1953 में था, जिसके
अध्यक्ष डॉक्टर A. L. Muller थे। इन्होंने क्या करा, विद्यालय में पुस्तकालय यानी विद्यालय में पुस्तकालयों के महत्व का प्रकाशन डाला और इन्होंने क्या करा, जो स्कूल के जो पुस्तकालय थे उनके लिए बहुत सारी समिति और बहुत सारी चीज़ों को यानी कि डेवलप करने की बात कही। और डेवलप में भी क्या करा, छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलते रहे। फिर आगे चलते थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपका आया शिक्षा आयोग, यानी शिक्षा आयोग आया। अब शिक्षा आयोग ने क्या कह दिया जी, शिक्षा आयोग ने यानी कि आपके शिक्षा, देखो कहानी लिखना इतना बहुत लंबी हो जाएगी, क्या है यानी कि ये वीडियो 3 से 4 घंटे की बन जाएगी और कहानी लिखी भी इतनी नहीं जाएगी। आपको जो चीज़ें समझाई जा रही, सुनी जा रही, यानी सुन के थोड़ा सा आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसे लिखिए। देखो शिक्षा आयोग में क्या है, यानी शिक्षा आयोग 64-66 से आया, जिसमें क्या है डॉक्टर D.P. कोठारी यानी डॉक्टर D.S. कोठारी, D.P. बोल रहा हूँ, D.P. चट्टोपाध्याय तो दूसरे का, यानी D.P. चट्टोपाध्याय के बारे में पढ़ना। D.C. कोठारी ने क्या करा, यानी कि प्रतिवेदित एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट में उच्च शिक्षा के लिए पुस्तकालय की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया। यानी कि इस कोठारी आयोग में, जब आप कोठारी आयोग अलग से पढ़ोगे तो कोठारी आयोग ने क्या कहा कि पुस्तकालय के बिना कोई भी संस्थान एक तरह से अधूरा है और पुस्तकालय को बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण संस्था बना दिया। कि पुस्तकालय के यानी कि पुस्तकालय क्या करता है, व्यक्तियों में क्या करता है, शिक्षा को प्रोत्साहन करने का काम करता है और शिक्षा को यानी कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय को के बिना शिक्षा का प्राप्त करना अधूरा है और शिक्षा एक तरह से शिक्षा के दौर में ही काम आती है। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, यानी यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे चलते फिर यानी कि जब आगे पढ़ोगे फिर आती है यानी कि रंगनाथन वाली कहानी आती है। रंगनाथन वाली कहानी एकेडमिक लाइब्रेरी में भी, यानी कि जब 1959 में UGC यानी कि विश्वविद्यालय आयोग ने प्रतिवेदन की यानी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी के रूप में प्रकाशित की थी। क्या करी गई थी, एक रिपोर्ट प्रकाशित करी गई थी जिसमें क्या नाम यानी किसके दौर में, यानी कि आपके यानी कि लाइब्रेरी के पिताजी किसे कहा जाता है, SR रंगनाथन की अध्यक्षता में UGC द्वारा गठित क्या करेंगे, पुस्तकालय की समिति के प्रतिवेदन विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में पुस्तकालय के ऊपर क्या करा गया, सार्वजनिक व्यापक उल्लेख किया गया। वो भी 1959 में जब यानी कि UGC की रिपोर्ट तैयार करी और UGC की रिपोर्ट तैयार करके उसमें क्या करा है, पुस्तकालय का एक के दौर बताया गया कि पुस्तकालय क्या कर रहा है, मार्गदर्शन का काम कर रहा है। पुस्तकालय क्या कर रहा है, उसे प्रभावशाली तरीके से क्या कर रहा है, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को ये सब चीज़ें आई। फिर आगे चलते यानी कि देखो पढ़ने तो हमें ये 2 ही हैं, आगे आते हैं आपके कृषि विश्वविद्यालय आ जाता है और आपके यानी कि आयुर्वेद पुस्तकालय आ जाते हैं। ये सारे के सारे आपको अगर जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ने के दौर पे अगर पूछा जाए, देखो पूछने वाले में 2 ही हैं पुस्तक, एक तो आपका क्या है सार्वजनिक पुस्तकालय और एक आपका एकेडमिक पुस्तकालय जो पूछे जाते हैं। अगर कहानी के दौर पे पढ़ना है तो कहानी के दौर में आपका क्या आएगा, कृषि पुस्तकालय आ जाएगा। कृषि पुस्तकालय में लिख देता हूँ मैं आपका, ये आपका आ जाएगा कृषि विज्ञान पुस्तकालय। एक आधी चीज़ पूछी जाती है जो आपकी मैं लिखवा देता हूँ इसमें आएगा सबसे पहले आपका ICAR की फुल फॉर्म पूछी जाती है और ICAR की फुल फॉर्म मैंने कई बार रटवा भी चुकी है आपको, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, कई बार पूछी गई है हमारे नेट के पेपर में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आती है आपकी लाइब्रेरी एंड बिब्लियोग्राफिक सर्विस, ये सब चीज़ें आती है जिसमें क्या है यानी कि इसके पुस्तकालय और जो सेवाएं हैं उसके शीर्षक के प्रतिपादन के रूप में जो माने जाते हैं ICAR, ठीक है, वो माना जाता है।
यानी कि चलो वो भी लिख देता हूँ मैं, छोटी छोटी चीज़ें लिख देता हूँ क्योंकि आपका क्या है, आपको पता होना चाहिए। लिख लीजिए, डॉक्टर शो ने डॉक्टर D.B. कृष्णा राव के सह लेखत्व में पुस्तकालय एवं ग्रंथक सेवा यानी कि आपकी लाइब्रेरी एंड बिब्लियोग्राफी कल सर्विस के शीर्षक से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिससे भारत यह कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने 1950 में प्रकाशित किया। ठीक है, ये था, यानी कि यहाँ तक कृषि की बात आती है। फिर इसके बाद हम आयुर्वेद पुस्तकालय की बात करेंगे हम, यानी कि ये सब चीज़ें आपके आगे की जो चीज़ें हैं वो इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो ये सब चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको करा दी हैं। ये आपका आज का टॉपिक था, यानी कि सेकंड यूनिट आपकी शुरू होगी। सेकंड यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक पूरा का पूरा ऐतिहासिक और सारे के सारे विवरण आपको बता दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।